गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज 5 अप्रैल 2023 और आज के दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उसको इस वीडियो में कलेक्ट करके लेके आया हूं। तो जंग में कागजी अफरातों से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं, तादादों से क्या होता है? तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो ये वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, येलो। हाँ, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रोग्राम 5 वर्ष के लिए किया गया है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। 2022-23 से 5 वर्ष ऐड कर लीजिए, उतने के लिए शुरू किया गया। तो कब से? 2026-27 तक के लिए इसको शुरू किया गया है। ये क्या प्रोग्राम है? कैसा लिटरेसी? तो ये लिटरेसी उन लोगों के लिए जो इलिटरेट है, जो पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल निरक्षर है, जिनको ABCD तक का भी नॉलेज नहीं है। तो कैसे लोगों के लिए? इलिटरेट के लिए। कितनी वर्ष से उम्र अधिक होनी चाहिए? 15 वर्ष से ऊपर कितनी भी उम्र है और इलिटरेट है तो वो लोग इस प्रोग्राम का फायदा उठा सकते हैं। गवर्नमेंट ने कितना पैसा कलेक्ट किया इसके लिए? आवंटित किया 1037.9 करोड़। 1037.9 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। लोग घर घर जाएंगे क्योंकि इन्होंने जो इनके कार्यकर्ता है वो आपके घर जाएंगे। अगर आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करने हैं तो वैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर इसमें से कोई भी अनपढ़ आदमी होगा, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको बेसिक नॉलेज दी जाएगी। बेसिक एक वे चल रही है, लोगों के जो समाज है उनसे जोड़ने की कोशिश की जाएगी, उनसे कोप अप करने की कोशिश की जाएगी ताकि वो भी सामाजिक धारा में बह सकें और अपना विकास कर सकें। या जो भी पर्सनली क्या होता है कि जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं एजुकेशन की कुछ ना कुछ हेल्प पड़ती है। कभी कैलकुलेशन करने में, कहीं पढ़ने में, कुछ नोटिस बोर्ड पढ़ने में, कम से कम इतनी एजुकेशन हो जाए ताकि ये सब दिक्कतें ना हो लोगों से कम्युनिकेट करने में। तो ये सब बेसिक जानकारियां इनको दी जाएगी। कितना आवंटन हुआ है? 1037.9 1037.9 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। 15 वर्ष से ऊपर वाले सभी बच्चे जो कि अनपढ़ रह गए हैं वो इसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो कितने के लिए है? 5 वर्ष के लिए शुरू हुआ है। कब खत्म होगा? 2022 से शुरू हुआ, 26-27 तक के लिए इसको आवंटित किया गया। कब तक के लिए? 2026-27 तक के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन का मतलब होता है कि ये सारे के सारे जो भी हैं, हमारे CDS हैं, अनिल चौहान, इसके बाद आर्मी के हेड, उसके बाद नेवी के हेड, एयरफोर्स के हेड, ये तीनों लोगों के हेड, ये चारों लोग के हेड जो है आके मिलेंगे। कहां मिलेंगे? भोपाल में। कहां पे? भोपाल में मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे किसके लिए? थिएटर कमांड के लिए। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज है कि जान लीजिए थिएटर कमांड क्या होता है। कौन सा कमांड? थिएटर कमांड। इसको सिंपली मैं समझाता हूं। आपके घर या आपके अगल बगल आपने देखा होगा, या कभी भी घर में पहले भी कभी किसी लड़की की शादी पड़ती है तो घर में सबको अलग अलग काम सौंप दिया जाता है। किसी को टेंट का, किसी को पानी पिलाने का, किसी को नाश्ता कराने का, किसी को खाने का, किसी को पत्तल का, किसी को सब्जी का, सबको अलग अलग पकड़ा दिया जाता है कि देखिए ये जिम्मेदारी है, तुम लोग संभालना। लेकिन सबकी जरूरत साथ में कब पड़ती है? जब बारात आ जाती है। तो सबसे एक साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। जल्दी से थाली लेके आओ, जल्दी से ये लेके आओ, जल्दी से वो लेके आओ। सबसे एक साथ मिलकर थिएटर की तरह कम्युनिकेट करना पड़ता है। उसी तरह जब अटैक होता है किसी दूसरे देश का, या कहीं हमको दूसरे देश पे इन्वेजन करना पड़ता है, या ऐसा कुछ भी कंडीशन आती है, तो हमें सिर्फ एयरफोर्स जाके कमांड कर रही है या सिर्फ नेवी जाकर कर रही, सिर्फ आर्मी कर रही है, ऐसा तो होगा नहीं। सबको एक साथ कोप अप करना पड़ेगा। तो उसी एक साथ के अटैक को बोलेंगे आर्मी वाले थिएटर कमांड। तो अब इंडिया के आर्मी को ऐसा जरूरत महसूस हो रही है कि हमें अब थिएटर कमांड बना लेना चाहिए। तो अब जितनी भी मीटिंग हो रही है वो थिएटर कमांड से रिलेटेड ही हो रही है। और जो अटैक हो रहा है मल्टी डोमेन में हो रहा है। मल्टी डोमेन मतलब एयर में, साइबर सिक्योरिटी, वाटर में, स्पेस में, तो इसको बोलते हैं मल्टी डोमेन। लेकिन अभी जो बता रहा था थिएटर कमांड क्या है कि तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर कमांड करेंगी, तो उसे बोलेंगे थिएटर कमांड। तो किस लेवल का था ये? संयुक्त कमांडर लेवल का था। कहां पे आयोजन हुआ है? भोपाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किसने? पीयूष गोयल ने क्या किया है? विदेश व्यापार नीति यानी फॉरेन मतलब तुरंत नहीं, फॉरेन नहीं, विदेश, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को लाया है।
ये पॉलिसी 2023 में आई है, क्या मतलब है, कैसे है, क्या चीज है, पूरी डिटेल से बताता हूं मैं। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है कि इंडिया के लोग यानी इंडिया के जो व्यापारी हैं वो विदेश में कैसे अपना सामान भेजेंगे, कैसे वहां से सामान मंगाएंगे, कितना उनको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कैसे मतलब अब यहां से सामान अगर आप अपने घर से दिल्ली ले जाएंगे, मुंबई ले जाएंगे, तो आपको पता होगा ना कि गाड़ी का भाड़ा देना पड़ेगा, ट्रक का भाड़ा देना पड़ेगा। उसी से दूसरे देश ले जाएंगे तो शिप से खर्चा होगा, शिप पनामा जाएगी तो वो देश अलग खर्चा लेगा, तो ढेर सारे खर्च होते हैं। तो वो सब खर्च और उसके साथ साथ दूसरी गवर्नमेंट के साथ बात भी तो करनी होगी। अब आप खुद जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट से तो बात नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट बात करेगी। तो ये सभी चीजों के लिए एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई गई है। कब की लाई गई है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के लिए। तो इस बार की ट्रेड पॉलिसी इतनी खास क्यों है? क्योंकि हर बार ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती थी 5 साल के लिए, लेकिन बीच में आ गया कोरोना, पिछली बार में तो आ गया कोरोना, अब तुरंत कैसे पॉलिसी चेंज करें? इसलिए पिछली हमेशा कुछ ऐसा होता था कि 5 साल के लिए पॉलिसी बनाई जाती थी, पता चला बीच में किसी देश को वार हो गया, कोई क्राइसिस आ गई, सूखा पड़ गया, सारी ट्रेड पॉलिसी धरी की धरी रह जाती थी। तो अब किया गया है कि अब हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है वो एक बार शुरू हो जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। वैसे एक तरह से 3 वर्ष के लिए है, लेकिन ये 3 वर्ष बाद खत्म नहीं हो जाएगी, ये 3 वर्ष बाद भी चलती रहेगी। कैसा मतलब? ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूस, खत्म नहीं होगी। और इसमें हम अपने हिसाब से संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संशोधन। अगर हमें कुछ जरूरत लगेगी आगे विकास की दृष्टि से तो हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। और ये पीयूष गोयल मतलब भारत सरकार का जो टारगेट है, वो टारगेट क्या है कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक भारत की इकोनॉमी को 2 ट्रिलियन, कितना? 2 ट्रिलियन डॉलर बनाना है। कितना? 2 ट्रिलियन डॉलर बनाना है। और भारत में इस बार देखिए कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल चल रहा है। तो भारत का टारगेट था कि 750 अरब डॉलर का हम फॉरेन रिजर्व रखेंगे, मतलब कि क्या है? व्यापार करेंगे। लेकिन ये व्यापार बढ़ के कितना हो गया? 760 अरब का। अभी तो 3 महीने बीते। तो अब टारगेट है कि, या अनुमान है इन लोगों का कि लास्ट तक आते थे दिसंबर तक, लगता है कि 770 अरब तक की कमाई हो जाएगी। कितनी? 770 अरब डॉलर तक की कमाई होने के चांसेस हैं। तो अब देखिए क्या है कि मुद्दों, इसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं कि इस बार ट्रेड पॉलिसी में कौन कौन से मुद्दे लाए। अब ट्रेड पॉलिसी में क्या होगा कि वहां से कुछ ऐसा, मतलब अपनी सरकार से, सरकार क्या कहेगी इस बार? हम लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं कि आप लोग को प्रॉफिट चाहिए तो आप लोग कभी कभी रेट बढ़ाते होगे, तो एक काम करते हैं कि हम आपका खर्चा ही कम कर देते हैं, आपको टैक्स कम लेते हैं, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। हाँ, इसी तरह की ढेर सारी ट्रेड पॉलिसियां लाई जाती हैं। पूरी दुनिया में जो ट्रेड का हेड है उसको बोलते हैं WTO। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ की हेड है नागोजी ओंकोजा-इवेला, पहली महिला अध्यक्ष है नागोजी ओंकोजा-इवेला। तो नागोजी जो है अब वो हेड है। तो अब हमें वर्ल्ड ट्रेड के एक वो होती है कि उनकी कुछ शर्तें, ये शर्तें फॉलो होनी चाहिए। उनका ये है कि अगर इंडिया या जो भी देश वहां पे व्यापार कर रहा है उसकी पर कैपिटा इनकम इतनी $1000 से ऊपर है तो उनको वो सब्सिडी नहीं देते। तो कुछ उनकी ऐसी ढेर सारी शर्तें हैं। तो उसी हिसाब से हमने भी अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऐसी लॉन्च की गई ताकि हमारे व्यापारी को ज्यादा ज्यादा फायदा मिल सके और हम बड़े एक्सपोर्टर बन सके। तो कौन सा पहला ऑप्शन है? निर्यात प्रोत्साहन। क्या निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा? लोगों से कहा जाएगा कि आप एक काम करिए, जो आप सस्ते दाम में बेच रहे हैं थोड़ा विदेश भेजिए, है ना? आपकी इतनी अच्छी कलाकृति है, आप दुकान में सड़ा रहे, गोदाम में सड़ा रहे, विदेश भेज के देखिए। तो निर्यात में प्रोत्साहन दिया जाएगा। व्यापार करने में आसानी। अब कोई लोकल पर्सन है जिसके पास बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मान लीजिए उसका 1000 किलो का शुगर केन हो गया, ठीक है, या कुछ ऐसा हो गया जो मान लीजिए मैंगो है, मैंगो उसने करीब 10 ट्रक उगा लिया बड़ा सा बाग लगा के। अब इंडिया में खपत तो उतना अच्छा रेट मिलेगा नहीं। अब अल्फांसो आम का 1.5 लाख, 50,000, 60,000, 1 लाख महंगे महंगे आम आते हैं। तो अब वो तो इंडिया वाले खरीदेंगे नहीं, अब लोकल में तो नहीं खरीदेंगे, है ना? तो अब उसको विदेशों में मांग बहुत ज्यादा होगी। तो अब उनको विदेश में भेज के अच्छा दाम कमाने के लिए अब वो खुद पर्सन जाए चाइना में चाउमीन सीखे, मतलब चाइनीज लैंग्वेज सीखे, मैंडेरिन सीखे, फिर उनसे बात करें, या तो फिर अपनी जो गवर्नमेंट है अपनी गवर्नमेंट से सीधे सीधे बात करें। अब यहाँ से जो पोर्ट जाते हैं उनको व्यवस्था करा दे, अपना कुछ पैसा अमाउंट लेके भिजवा दे, पूरा सब चीज करवा दे अच्छे से। तो गवर्नमेंट इसी चीज के लिए बनी है कि आपकी हेल्प करेगी, तो व्यापार करने में आसानी कराएगी। ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब आप देखते होंगे कि दूसरे दूसरे देशों से हम सामान मंगा ही रहे हैं, तो इन सबको भी एक तरह से
आसान कर देगी ताकि व्यापार करना थोड़ा इजीली हो जाए। तो जो मेन 5 पॉइंट आपको मैं दिखाता हूं, एक तो है छूट के लिए प्रोत्साहन, फिर दूसरा सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन, कि आप लोगों को मैं सहयोग कर रहा हूं, आप लोग ले जाके बेचिए दूसरे देश में। फिर व्यापार करने में आसानी होगी, लेन देन लागत में कमी, जो भी लेन देन का लागत होता है, टैक्स होता है, और क्या होता है कि अब वहां पे डॉलर वाली करेंसी चल रही है, यहाँ रुपया चल रही है, तो इसमें दिक्कत, कहीं यूरो चल रहा है, यहाँ रुपया चल रहा है। और जो ई कॉमर्स है इसमें भी गवर्नमेंट हेल्प करेगी, क्योंकि अब अगर टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर टेक्नोलॉजी आपको पीछे खत्म कर देगी। ठीक है, अब कुछ सेनाएं हैं, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, इन तीनों के हेड देख लेते हैं। तो तीनों सेनाओं का हेड कौन होता है? जल सेना, थल सेना, तीनों सेनाओं का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो क्या नाम है इनका? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये किस नंबर की है? 15th नंबर की है। जल सेना मीन्स नेवी, तो नेवी के हेड कौन है? नेवी के हैं आर हरि कुमार। किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। इसके बाद एयर फोर्स, कौन सी है? एयर फोर्स, इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयर फोर्स के हेड कौन है? वी आर चौधरी। वी आर चौधरी इंडियन एयरफोर्स के हेड है। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो एयरफोर्स का गठन हुआ था 8 अक्टूबर को, तो 8 अक्टूबर 1932 को गठन हुआ था, तो 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। इसके बाद आती है आर्मी, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को। और इसके हेड कौन है? इसके हैं मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। इसके बाद हमारे सीडीएस कौन है? पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। अब इस समय कौन है? जनरल अनिल चौहान। कौन है? जनरल अनिल चौहान। जब आप किसी आर्मी के हेड पद से रिटायर होते हैं तब आप सीडीएस बन सकते हैं, उनकी प्राइमरी क्वालिफिकेशन है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कहाँ के? अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी संघ मतलब एसोसिएशन IBA का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया अजय सिंह को। और इसी के साथ साथ अजय बंगा लिखा है, तो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष डेविड मालपास के बाद कौन बनने वाला है? तो बनने वाले अजय बंगा। इसके बाद सलीमा टेटे यानी एशियन हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर कौन बनी है? सलीमा टेटे। पीटी उषा कौन है? पीटी उषा उड़न परी। उड़न परी क्या बनी है? उड़न परी बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला और वर्तमान अध्यक्ष। एक तो पहली महिला भी है, ऊपर से वर्तमान की भी यही है। तो ये कौन है? यह है अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह। हाल ही में पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने क्या कि पेंशन के लिए डेली मांग बढ़ रही थी, कहीं कहीं हड़ताल चल रहे थे, कहीं कहीं लोग काम पे परेशान थे। क्या है कि जब आप कहीं जॉब कर लेते हैं 20 साल 30 साल 40 साल, एक एज बीत जाती है, तो फिर आपके लिए दूसरा काम खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो बुजुर्ग हो जाते हैं और उनकी फैमिली भी उनके साथ नहीं रह पाती है, तो उनका जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए टीवी सोमनाथन, किसकी? टीवी सोमनाथन की एक टीम तैयार की गई है। ये टीम क्या करेगी? पता लगाएगी कि कैसे गवर्नमेंट का ज्यादा बर्डन भी ना पड़े और कैसे जो जरूरतमंद है, जो सच में जरूरतमंद है और जितने की जरूरत है उतना पैसा उनको पहुंचा दिया जाए, ताकि इतने साल की जो सेवा की है गवर्नमेंट की वो नुकसान में न जाए। तो टीवी सोमनाथन की टीम बनाई गई है। तो इसमें क्या है कि अगर मतलब जहां तक अंदाजा है कि इनकी है कि जो भी आप लास्ट सैलरी पाए होंगे, मान लीजिए कि आपकी लास्ट की सैलरी है 1 लाख, 1 लाख, तो इसका 50% आपको मिलेगा अगर आपकी
एज मतलब जैसे कि आपने जो काम किया वहां पे 30 वर्ष काम किया है, 30 वर्ष या उससे ज्यादा, और अगर आपने 30 वर्ष से कम किया और 20 वर्ष से ज्यादा किया है तो आपको उस सैलरी का 40% तक मिलने की संभावना है। बाकी अब देखिए क्या करते हैं, बट इसमें कुछ ना कुछ सही कर देना चाहिए। इसके बाद हाल ही में किसे सार्क राइटर एवं लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप ये फोटो देख लीजिए, इनको बोलते हैं बंग बंधु। क्या बोलते हैं? बंग बंधु। दुनिया में 3 ऐसे लीडर हैं जो एक तो सत्य और अहिंसा के मामले पे चले हैं और दूसरा उनका एसासिनेशन किया गया, मतलब उनकी हत्या कर दी गई, फिर भी उनका नाम कोई मिटा नहीं पाया। तो सबसे पहले अपने एमजी यानी महात्मा गांधी, दूसरे नंबर पे कौन है? मार्टिन लूथर किंग, जो कि महात्मा गांधी बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। तीसरे हैं ये बंग बंधु, ये भी बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। इनको तो पूर्वी पाकिस्तान वालों की वजह से ये नहीं रहे। तो देखिए इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है। तो फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर एंड लिटरेचर क्या है? फॉसवाल। क्या? फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर एंड लिटरेचर ने बंग बंधु को दिया है। उनकी ट्रायोलॉजी, उनकी 3 बुक थी और तीनों बुक ने एक अभूतपूर्व, एक राजनीति के साथ, ये राजनीतिज्ञ थे, राजनीति के साथ मानवीय गुणों के, भावनाओं का परिचय देते हुए इन्होंने क्या बुक लिखी है। अगर आपकी एक एक लाइन पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि एक आप जिंदगी जी रहे हैं, और कैसे मतलब लोगों के दुख दर्द को इन्होंने अपने पास से फील किया है। तो देखिए इनकी कौन सी ट्रायोलॉजी? अनफिनिश्ड मेमोयर्स, द प्रिजन डायरीज, यानी प्रिजन मतलब जेल की डायरीज, और द न्यू चाइना 1952। 3 बुक है, अनफिनिश्ड मेमोयर, द प्रिजन डायरी और द न्यू चाइना 1952। 1971 में वार हुआ था, उसे 10-20 साल पहले पाकिस्तान वाले एकदम परेशान कर दिए। ये बहुमत से जीते थे, फिर भी ये वहां के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को अब क्या ही बोला जाए, गाली देना उचित नहीं है और सही बात बोलने लायक नहीं है। हाल ही में किसे सार्क राइटर एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। इस समय की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना के पापा कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। वो उस समय कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी इंग्लैंड में शायद। अगर वो वहां पढ़ाई नहीं कर रही होती तो इनकी जब डेथ हुई तो उनकी भी हत्या हो गई होती। तो ऐसा था वो पाकिस्तान। आलिया मीर को क्या मिला है? वन्य संरक्षण पुरस्कार 2023। ज्ञान चतुर्वेदी को क्या मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है व्यास सम्मान 2022, 32वें नंबर का। लुइस कैफ्रेली को क्या मिला है? एबेल पुरस्कार, मैथ का नोबेल। इसके बाद चिपरफील्ड को क्या मिला है? प्रिट्जर प्राइज। इसके बाद आगे देखते हैं संगीत कला निधि। तो संगीत कला निधि पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है बॉम्बे जयश्री। किसको? बॉम्बे जयश्री को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं व्यास सम्मान। अभी मैंने बताया ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, पागल खाने के लिए मिला है। पागल खाने मतलब इंस्पेक्टर नहीं है वो, पागल खाना इनकी रचना है। ज्ञान चतुर्वेदी हार्ट के डॉक्टर है महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश के झांसी से बिलोंग करते हैं। इसमें इनको 4.5 लाख की राशि प्रदान की गई है। और ये व्यास सम्मान किसके द्वारा मिलता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। सरस्वती सम्मान किसको मिला? ये मिला शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए। मन ही है लास्ट का, लेकिन आप सूर्यवंशम से याद कर लेंगे। इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं, ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये भी 2022 के लिए मिला, ये भी 32वें नंबर का है, सेम टू सेम। और ये दोनों के दोनों शेड्यूल 8 की 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। इसके बाद बिहारी सम्मान राजस्थानी और हिंदी में दिया जाता है। ये बिहार से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, गलती से भी अगर टिक कर दिए तो काम खत्म। बिहारी सम्मान किसको मिला? माधव हाड़ा। मैं इनका नाम लिख देता हूं, इनका नाम थोड़ा टफ है, माधव हाड़ा। इनकी रचना क्या है मैं लिख देता हूं पहले। कौन सी रचना है? पचरंग चोला पहन सखी रे। इसमें इनको कितनी राशि मिली है? 2 लैंग्वेज में तो 2.5 लाख रुपए। ठीक है। इसके बाद है किस नंबर का इनको भी मिला था पुरस्कार? वैसे इनको भी 32वें नंबर का है। इनको भी 2022 का सम्मान मिला। इनका भी सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। हाल ही में स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है डिल्मा रूसेफ,
हमजा यूसुफ, शेख मोहम्मद, आमिर तमीम। ये पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, इनके पापा पाकिस्तान के थे और इनकी मम्मी केन्या की थी। तो हमजा यूसुफ को मिला है और ये सबसे यंग मंत्री बने, मतलब सबसे कम उम्र के बनने वाले मंत्री हैं हमजा यूसुफ। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। दिलमा रूसेफ एनडीबी की अभी हेड बनी है, ठीक है, आपको पता ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, इससे पहले इंग्लैंड देख लीजिए। तो आप हमेशा सुनते होंगे, कभी कभी आप सुनते होंगे कि यूनाइटेड किंगडम यूके, कभी कभी सुनते होंगे कि आप इंग्लैंड, कभी कभी आप सुनते होंगे ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन। आप ये सब नाम सुनते होंगे। तो देखिए आप उसमें जाएंगे यूरोप में, तो आपको कुछ ऐसी देशों की रचना मिलेगी। तो अब मैं इस पर बनाता हूं, एक मिनट कलर चेंज करता हूं, रेड। ये जिसपे मैंने रेड लगा रखा है, जिसपे मैंने रेड लगा रखा है, ये पूरा का पूरा है ग्रेट ब्रिटेन। क्या है? ग्रेट ब्रिटेन। इसी के साथ साथ ये आयरलैंड है, इसमें से ये ऊपर का देश है नॉर्थ आयरलैंड और नीचे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अगर इसको भी मिला देंगे तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। सिर्फ अगर ये है, सिर्फ अगर ये है, इसमें मतलब कौन कौन से देश है? ऊपर है स्कॉटलैंड, ये है वेल्स, ये है इंग्लैंड। स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड। ये पूरा का पूरा संरचना जो बनाएगा, ये बनाएगा ब्रिटेन। क्या बनाएगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन अगर इसी को इसके साथ जोड़ लेंगे, इसके साथ, तो ये बनाएगा यूनाइटेड किंगडम। यानी ये चारों देश मिलकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम, ये तीन देश मिलकर बनाते हैं ब्रिटेन। क्या बनाते हैं? ब्रिटेन। इनके जो ऑफिशियल पेज पे जाएंगे तो देखिए स्कॉटलैंड की अपनी अलग क्रिकेट टीम है, वेल्स की अपनी अलग क्रिकेट टीम है, इंग्लैंड की अपनी अलग क्रिकेट टीम है, इनकी अपनी अलग क्रिकेट टीम है। लेकिन जब ओलंपिक में जाते हैं तो ये पूरा देश एक देश की तरह काम करता है। तो ये खुद में अलग देश भी है और इनका समूह भी एक अलग देश है। तो इनके जो ऑफिशियल पेजेस पे लिखा है कंट्रीज इन द कंट्रीज, मतलब कंट्रियों के समूह का एक अलग कंट्री। तो अभी स्कॉटलैंड वाले यहां से बाहर निकलना चाहते हैं, इस ग्रुप से आजादी चाहते हैं। हमको चाहिए, बाकी आप समझ ही गए होंगे। वो वन थियोंग ये कहां के राष्ट्रपति बने? ये बने हैं वियतनाम के। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। रामचंद्र पौडेल कहां बने हैं? नेपाल के। और यहाँ की कैपिटल क्या है? नेपाल कैपिटल क्या है? काठमांडू। और काठमांडू में किसी चीज का हेडक्वार्टर है क्या? याद तो नहीं आ रहा, किसी को याद आ रहा है? तो सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल के काठमांडू में। एशियान का हेडक्वार्टर कहां है? जकार्ता में। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां है? बांग्लादेश के ढाका में। राम प्रसाद साय नेपाल के बने उपराष्ट्रपति। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री बनी है और इसके साथ साथ रायसीना 8वें रायसीना डायलॉग की चीफ गेस्ट बनके भारत आई थी। तो जॉर्जिया मेलोनी का नाम याद करेंगे। फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं और अभी मोदी जी के साथ आके गोलगप्पे खा रहे थे G20 समिट में। इसके बाद आज का रिवीजन करा देते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए? 5 वर्ष के लिए 1037.9 करोड़ रुपए के साथ 15 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा वो भी ऑनलाइन बेसिस पे प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि इलिटरेट रखे। 2022-23 से 5 वर्ष 2026-27 तक के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसको हाल ही में दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया है सभी सेनाओं के प्रमुख के द्वारा थिएटर कमांड के लिए। थिएटर कमांड मैंने समझाया है। पीयूष गोयल द्वारा विदेश व्यापार नीति 2030 लॉन्च की गई, जो 2030 में भारत के जो इकोनॉमी है उसको 2 ट्रिलियन बनाने का टारगेट है। और इनके पांचों कौन से? छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन, ई कॉमर्स और उभरते हुए लेन देन लागत में कमी। तो 4 प्रमुख इसके पॉइंट है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष बनाए गए अजय सिंघा। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले हैं अजय बंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए किसके अंडर में समिति बनाई गई? तो टीवी सोमनाथन के। इसके बाद सार्क राइटर लिटरेचर फाउंडेशन का अवार्ड किसको मिला है? बंगबंधु कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। और कौन ऐसे 3 नेता जिनका असैसिनेशन किया गया था? तो महात्मा गांधी,
मार्टिन लूथर किंग और शेख मुजीबुर रहमान, लोगों ने इनकी आवाज खामोश करने की लाख कोशिशें कर ली, बट इनकी आवाज तो सदियों से चली आ रही है। आज भी इनके मैसेजेस पड़े हुए हैं। कुछ आवाज बंदूकों से खामोश नहीं होती। हाल ही में स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर पाकिस्तानी मूल के किसको नियुक्त किया गया? हमजा यूसुफ को। और डिल्मा रूसेफ एनडीपी की नई अध्यक्ष बनी है। कोई क्वेश्चन बचा? नहीं। अब अनुसूची देख लेते हैं। कितनी अनुसूचियां होती हैं? हमारे भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। कौन कौन सी? 12 अनुसूचियां। अब देखिए 12 अनुसूचियां मैं कैसे बताता हूं। सबसे पहले ध्यान से देखिए और कोशिश करिएगा यही याद कर लीजिए। पहली अनुसूची है राज्यों का विवरण। क्या मतलब भारत में कितने राज्य हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी है? भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। इसके बाद दूसरा क्या है? भारत में जो भी नेता हैं, जो भी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, संसद के सदस्य हैं, कैग हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा, विधान परिषद, इन लोग के जो भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इन लोगों का वेतन। दूसरा क्या है? वेतन। यानी भारत राज्य और यूनियन टेरिटरी बन गई तो अब लोग कहेंगे मुझे वेतन दो, वेतन दे ले लिए। अब कहेंगे कि अब बताइए कि अब काम क्या करना है। अब मैं कसम खाता हूं कि मैं अच्छे से लूटूंगा देश को, सॉरी मतलब अच्छे से, समझ ही गए होंगे, अच्छे से काम करूंगा, जो भी उनकी कसम है। मैं अमरेंद्र बाहुबली, बाहुबली यानी मैं। तो पहला क्या है कि भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। दूसरा क्या है? दूसरा है वेतन, कितना वेतन मिलेगा। तीसरा है शपथ। शपथ, शपथ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों लोगों की शपथ को छोड़ के बाकी सबकी शपथ है। ये तीनों लोग कसम नहीं खाते, क्योंकि बाकी लोग तो इन्हीं लोग की कसम खाते हैं। ठीक है। इसके बाद चौथा है राज्यसभा। अब कसम खा ली, वेतन ले लिए, सब पता चल गया, तो चलते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा की सीटों का विवरण किसमें है? अनुसूची नंबर 4 में। इसके बाद है अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 पे बताया गया है SC ST का। किसका? SC ST का विवरण है शेड्यूल नंबर 5 में। इसके बाद शेड्यूल नंबर 6 में है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन लोग के लिए स्पेशल प्रावधान है शेड्यूल नंबर 6 में। इसके बाद शेड्यूल नंबर 7 है। 7 मतलब हम साथ साथ अब नहीं है, साथ साथ नहीं है मतलब कि शक्तियों का बंटवारा। किसका? शक्तियों का बंटवारा, यानी राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, इसमें 7वें नंबर में आती है। यानी कि कोई ऐसा विषय जिसपे केंद्र बनाना चाहे केंद्र बनाएगा, कुछ चीजें राज्य को दे देगी, राज्य बनाएंगे, और कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे दोनों लोग कानून बनाएंगे, तो उसे दिया गया समवर्ती सूची में। लेकिन अगर एक ही विषय पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दे तो केंद्र वाले को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद शेड्यूल नंबर 8। कौन सा है? शेड्यूल नंबर 8। 8 मतलब कोई भी ऐठेगा नहीं। कितनी लैंग्वेज थी इसमें? 14 लैंग्वेज थी जब संविधान बना तो, लेकिन अब कितनी लैंग्वेज है? अब लैंग्वेज है 22। पहली लैंग्वेज ऐड हुई सिंधी। कौन सी हुई? सिंधी। उसके बाद कौन सी हुई? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नवक। कौन सी ऐड हुई? नवक। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके बाद कौन सी ऐड हुई? इसके बाद हुई BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो अब टोटल लैंग्वेज कितनी हो गई है? 14 थी, 1 हो गई सिंधी, 15 हो गई, 3 हो गई नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 18 हो गई। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 और ऐड हो गई, यानी टोटल अभी कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है। इसके बाद शेड्यूल नंबर 9। पहला संविधान संशोधन करके, कौन सा? पहला फर्स्ट संविधान संशोधन करके 1952 में। कब? 1952 में इसको जोड़ा गया था। इसमें आप कोई भी मतलब इसमें अंदर जो भी अधिनियम आते हैं आप उसके अंडर कोर्ट में नहीं जा सकते, उसका कोर्ट ट्रायल नहीं होगा। इसके बाद 10th को हिंदी में क्या बोलते हैं? 10 मतलब दल बदल, यानी ये दल बदल का विरोध करता है। आप जिस भी दल में आप उस दल बदल नहीं करेंगे, दल बदल का विरोध करता है। ये 52nd
किस संविधान संशोधन में लाया गया? 52nd संविधान संशोधन में 1985 में। कब? 1985 में। इसके बाद 11th है, 11th कब लाया गया? 73rd संविधान संशोधन में। और कब लाया गया था? 1993 में। किसका वर्णन है? ग्राम पंचायत का। किसका? ग्राम पंचायत का। इसके बाद 12th, इसको लाया गया था 74th संविधान संशोधन से। किसका वर्णन है? नगर पालिका का। किसका? नगर पालिका का। अब एक बार फिर से सबका रिवीजन कर लीजिए। एक क्या है? भारत राज्यों का संघ है। किसका? 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरी का। दूसरा क्या है? हमें चाहिए वेतन। तीसरा क्या है? अब हम खाएंगे कसम। चौथा क्या है? अब हम जाएंगे राज्यसभा। पांचवा क्या है? अब देखिए ये क्या था? ये तो एक तरह से देश का ढांचा था। इसके बाद पांचवा क्या है? SC ST को संरक्षण दिया जाए। छठवां क्या है? छठवां है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को संरक्षण दिया जाए। सातवां क्या है? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची यानी शक्तियों का बंटवारा किया जाए। आठवां क्या है? अपनी भाषाएं यानी 22 भाषाएं। किसमें? शेड्यूल 8 में। कौन कौन सी भाषा है? तो 22 भाषाएं बता ही देते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो अब इसके बाद देखिए नौवां क्या है? नौवां, 10वां। ये देखिए 9वां, 10वां और 11वां और 12वां। पहले 8 ही थे, ये चारों बाद में ऐड हुए। ये हुआ है 1952 में, ये हुआ है 1985 में, ये दोनों के दोनों 1993 में। ये फर्स्ट संविधान संशोधन, 52nd संविधान संशोधन, 73rd और 74th संविधान संशोधन। 9वां क्या है? नो एंट्री। अगर इसमें जिसकी एंट्री हो गई उसकी कोर्ट में नो एंट्री, उस पर कोई भी केस या कोर्ट ट्रायल नहीं होगा। 10वां क्या है? 10 दल बदल। 10 दल बदल, तो इसमें दल बदल नहीं होगा। 11वां क्या है? ग्राम पंचायत। 12वां क्या है? नगर पालिका। गांव का हो गया तब नगर पालिका वाला भी काम हो जाएगा। अब इसके बाद आज का कोड देखते हैं। आज का सवाल है कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद आज का कोट है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मैं चुन चुन कर आगे बढ़ जाऊंगा। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मैं चुन चुन कर आगे बढ़ जाऊंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। कीप स्टडी, कीप हेल्दी, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू।